मैं चंद्रशेखर शर्मा एक बार फिर आपके साथ। 2 दिन पहले मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी। प्रॉब्लम नंबर 24 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 32 तक। ये बहुत क्रूशियल टाइम है और सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप अभी कर रहे हैं उसमें थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है। जो भी मटेरियल आप कर रहे हैं वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि स्टैंडर्ड मटेरियल हो, यानी कि उसमें कोई एरर ना हो। सो यू टू बी वेरी केयरफुल। मैं कुछ प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके उन बच्चों को जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों के लिए भी जिनको मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अभी जो प्रॉब्लम्स ली हैं वो अलग अलग चैप्टर्स की लेने की कोशिश करी ताकि सारी चीज़ें कवर हो पाएँ। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो IIT JEE 2001 में आई बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने उस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। वी हैव टू परपेंडिकुलर वॉल्स लाइक दिस, जस्ट लाइक द वॉल वी हैव इन अ रूम। बोथ द वॉल्स आर एट राइट एंगल, ओके। और उन दोनों वॉल्स के बीच में एक इस तरह का लैमिना है, दरवाजे की तरह, डोर की तरह लैमिना है। 2001 में एक क्वेश्चन आया था और अगर आप देखें इसके अंदर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर भी एक ऑब्स्टेकल है। ये दोनों ऑब्स्टेकल्स दीवार पे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लैमिना है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है फ्रीली। तो ये उधर जाके भिड़ता है, फिर इधर जाके भिड़ता है, ऐसे भिड़ता रहता है ये बार बार। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा है कि बताइए इसके सेंटर मास की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर मास की डिस्टेंस कितनी है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कोलिजन के बाद इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा। और तीसरे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने कोलिजन्स होंगे। और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो मैंने पिछले वीडियो में शेयर करी है। फिर भी मैं एक बार उनको और बोलूँगा। यहाँ पे मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ। इसका टॉप व्यू है और ये आपका लैमिना है जो कि अभी हाल भिड़ा है, यानी कि कोलिजन इसमें हुआ है इस जगह पर जो ऑब्स्टेकल था उससे। इस ऑब्स्टेकल की जो डिस्टेंस है इट इज गिवन टू यू, इट इज 1/2 मीटर। तो इस ऑब्स्टेकल ने इसके ऊपर जो इम्पल्स लगाया वो है 6 यूनिट्स, राइट। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इसको सॉल्व करने के। जैसे एक तो इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि हिंज ने जो इम्पल्स लगाया दैट इज 0। इट मीन्स द टोटल एक्सटर्नल इम्पल्स इज 6 यूनिट्स विच इज इक्वल टू मास m इंटू वी फाइनल। अच्छा एक बात और बताऊं, टकराने से पहले इसका ओमेगा इधर की तरफ 1 था, टकराने के बाद इसका ओमेगा पता करना है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, लेट मी अज्यूम दैट डिस्टेंस इज x। आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बट वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा एक लॉजिकल बात बताऊँ। देखिए ये ½ मीटर है यहाँ से आते की डिस्टेंस जहाँ पर वो ऑब्स्टेकल है, और टक्कर के बाद ये चीज़ ऐसे घूमी है। कैसे घूमी है? ऐसे अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज घूमी है। पहले एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, अब कैसे घूमी है? एंटी क्लॉकवाइज। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ से इम्पल्स नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से इम्पल्स लगा है इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। सोचो सेंटर मास अगर राइट साइड में होता तो कोलिजन के बाद ओमेगा ऐसे आ जाता वापस, ऐसे मतलब जैसे पहले जा रहा था वैसे आ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोलिजन के पहले बॉडी ऐसे घूम रही थी, तो कोलिजन के बाद इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। इट वॉज एंटी क्लॉकवाइज, सो आफ्टर कोलिजन इट शुड बी क्लॉकवाइज। इट मीन्स अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बात पक्की है, x शुड बी लेस देन 0.5। उसका 0.5 से कम होना जरूरी है, क्योंकि हिंज ने इम्पल्स दिया नहीं है। तो फिर इसमें क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम किसने दिया होगा? अगर सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड होगा तभी वो पॉसिबल है। आगे कहीं हो सकता है आपके काम आ जाए, और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े कभी कभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज ओमेगा इनटू x after collision, omega into x after collision. Before collision it was 1 into x.
sorry, but with minus sign. So this will be plus. So ultimately you will get 1 by 5 which is equal to 0.2 is equal to omega plus 1 into x. ये आपका पहला इक्वेशन। ये मैंने कौन सा इक्वेशन लिखा? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ। द एंगुलर इम्पल्स ऑफ दिस 6 unit impulse about the hinge will be 6 into half. This should be equal to moment of inertia about the hinge. Center of mass के about moment of inertia दे रखा आपको 1.2. So if you want to calculate moment of inertia about that hinge, it will be 1.2 plus 30x square multiply by omega final. अब देखो इसका जो इम्पल्स आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, फाइनल ओमेगा क्लॉकवाइज है, इनिशियल ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो आई शुड राइट ओमेगा माइनस माइनस 1, फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा। ओके, अच्छी बात ये कि ओमेगा प्लस 1 दोनों में है, तो हम यहाँ से ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए डाल के देखते हैं क्या मिलता है। इधर तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1.2 प्लस 30x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाय x। में x को इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/5 लिख सकते हैं, तो उसको 15x कर देते हैं फिर हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1.2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके रूट्स निकालते हैं। x की वैल्यू आएगी 15 प्लस माइनस 225 4ac, 4 इंटू 30 विच इज 120, और ये 1.2 यानी हो जाएगा बच्चों 144 डिवाइड बाय 60। ओके, देखते हैं कितना बन गया। ये हो गया 9 6 369, 15 प्लस माइनस 369, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वही डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू x। अब देखते हैं ये 369 किसका स्क्वायर रूट है भाई? 4ac। एक सेकंड, कुछ कैलकुलेशन है से जस्ट ये माइनस है, यहाँ पे गड़बड़ होगी, इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज नॉट 369, ये वैल्यू आएगी 225 माइनस 144, यानी ये आएगी 81, ठीक है। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 प्लस 9 यानी कि 24 डिवाइड बाय 60। 24 डिवाइड बाय 60 का मतलब हो गया 24 डिवाइडेड बाय 60, एक आएगी 15 माइनस 9 यानी कि 6/60। देखो ये 4 से कट गया 6 बार, ये 4 से कट गया 15 बार, ये आ गया 0.1, ये 0.4 है और ये है 0.1। अब अपने को ये देखना है कि दोनों में से कौन सा डेटा अपने काम आएगा, बिकॉज दो इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई, दोनों की दोनों डेटा जो है वो 0.5 से छोटे हैं। तो एक काम करते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले 0.1 रख के देखता हूँ मैं। सो इफ x इज इक्वल टू 0.1 देन ओमेगा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जिस एंगुलर स्पीड से जा रहा है उसके बराबर वाली मैग्नीट्यूड वाले एंगुलर स्पीड से वापस आना है। 0.4 रख के देखता हूँ। अगर मैंने इसको 0.4 रखा, इसका मतलब बन जाएगा हाफ 0.2/0.4 विच इज हाफ। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस हाफ। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ओमेगा मैंने ऑलरेडी क्लॉकवाइज मान रखा था। ऐसा तो नहीं सकता टकराने के बाद भी उधर ही जाता रहे। इसका मतलब टकराने के बाद बॉडी को क्लॉकवाइज आना ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो दीवार है। सो दी पॉसिबल ऑप्शन इज 0.1। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एंगुलर स्पीड आती है टक्कर के बाद, दो हमारे को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। पहला,
लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गई अपने को, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गई 0.1। दूसरा ओमेगा आफ्टर द कोलिजन मिल गया आपको 1 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन था नंबर ऑफ कोलिजन्स, उसका आंसर है इनफाइनाइट। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हुआ, जिस ओमेगा से गया उसी से वापस आया। जब इधर कोलिजन होगा तो भी उसी ओमेगा से आएगा वापस, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ये इसको आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 25। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आई होप आपने प्रॉब्लम को ठीक से समझा होगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको एक कोन दे रखा है, कोन के ऊपर चार्ज फैला रखा है, कितना चार्ज फैला रखा है वो भी आपको बता रखा है। उसके बाद आपको बताना है कि उस कोन के कॉर्नर पे अगर एक चार्ज को लेकर के आए इनफाइनाइट से, तो हाउ मच वर्क वी आर सपोज टू डू। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये पोटेंशियल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि कोन के ऊपर जब हम कोई चार्ज फैलाते हैं और उसके बाद उसके कॉर्नर पे किसी चार्ज को लाने का वर्क निकाल रहे हैं, तो वी आर ब्रिंगिंग ए चार्ज हियर फ्रॉम इन्फिनिटी। तो जो वर्क होगा दैट वर्क विल बी Q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल किसका? यहाँ जो चार्ज फैला रखा है उसका। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कॉर्नर से x डिस्टेंस पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, दिस गैप इज dx। बट चार्ज जो है वो फैला हुआ है स्लांट सरफेस पे ऐसे। तो अगर मेरे को उसका चार्ज लिखना है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, दे रखा है थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रेडियस होगी ना इसकी, दिस रेडियस r विल बी इक्वल टू x tan थीटा, राइट। So if you want to write down the charge of this circular ring, ये होगा 2 pi x tan theta into dx divided by cos theta। अब मैं आपको थोड़ा बताऊँ ये dx by cos theta कैसे है। एक्चुअली dx है ना, ये वाले डिस्टेंस है। So this slant length will be, this particular length will be dx divided by cos theta। ये तो सिर्फ चार्ज लिखा है मैंने, तो k into q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से आते कि डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता हो, k इंटू चार्ज ऑफ द रिंग डिवाइड बाय अंडर रूट रेडियस ऑफ द रिंग स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा। आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस। ओके, सो x स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू स्लांट वाली लेंथ का स्क्वायर, और स्लांट वाली जो लेंथ है ना वो है x अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पर मेरे को तो डिस्टेंस चाहिए, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना। तो ये जो है ना, ये पोटेंशियल है कि Q डिवाइड बाय स्लैंट वाली लेंथ, ये रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के h तक। अब देखिए इसमें h की वैल्यू दे नहीं रखी है, इसके वजह आपको शायद रेडियस की वैल्यू दे रखी है 2, तो मैं रेडियस की टर्म में, इस रेडियस की टर्म में h बाद में निकालूंगा, फिलहाल तो मैं h की लिमिट लगा रहा हूँ। Okay, this multiplied by q will be equal to work. So your work will be equal to, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वर्क आएगा वो आएगा q इंटू k इंटू 2 पाई इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा ये cos थीटा से cos थीटा भी कट गया और ये x से x भी कट गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन में आपको कुछ बचेगा नहीं, बस h बचेगा। हाँ, एक चीज़ मेरे से मिस हो गई। While writing the charge, I missed sigma. Sigma is the charge per unit area into sigma. अच्छा, सिग्मा वैसे क्या चीज़ है? सिग्मा होगा Q अपॉन, आपको पता है कोन के सरफेस का एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई इंटू आर इंटू एल, एल का मतलब होगा h डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, नाउ थिंग्स आर क्लियर। h and h gets cancelled, pi and pi gets cancelled। ओके, रेडियस की वैल्यू 2 आएगी, उससे ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 1 बाय कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आपके पास जो बचेगा ना
बचेगा क्यू क्यू के साइन थीटा, है ना। रेडियस बचेगी 2, मैंने क्या किया 2 से 2 ऑलरेडी काट दिया। नाउ यू हैव ऑल दी वैल्यूज, आप इन सारी वैल्यूज को रखिए। जैसे आप सारी वैल्यूज को रखोगे आपके पास आंसर आएगा 81। सिंस ऑल द यूनिट्स आर इन एमकेएस, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको मैं जूल्स में दे सकता हूँ। सो योर टोटल वर्क विल बी इन जूल्स। तो ये था आपका चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 25। एक बार और ठीक से देख लीजिए, ये कौन है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। मेरे को यहाँ से एक्स पे जाके डी एक्स का ऐसे एलिमेंट लिया मैंने, बट चार्ज क्योंकि यूँ फैला है इसलिए मुझे डी एक्स बाई कॉस थीटा करना पड़ा। ओके, फिर मेरे को उसका पोटेंशियल लिखना था। तो रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो मैंने डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस लिख ली, ठीक। फिर इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया पोटेंशियल इनटू चार्ज इज दी वर्क। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कैपेसिटर से है, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है किरणों से भी है, अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डेटा मिसमैच है। अगर आप इसमें वोल्टेज को 312 के बजाय 300 वोल्ट देते तो आपके डेटा अच्छे होते। इसमें लिखा हुआ है दैट यू हैव one capacitor C which is charged up to V naught, another capacitor which have same dimension but the dielectric K which is equal to alpha times V, where V is the voltage of the across the capacitor। अब देखो शुरुआत में तो इसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं, ये स्विच खुला हुआ था, तो यहाँ का जो चार्ज था वो 0 था। यहाँ पे कुछ चार्ज था सी वी नोट माइनस सी वी नोट। जैसे हम इसको बंद करेंगे वहाँ से कुछ चार्ज फ्लो होके इस पे आएगा। अच्छा, वहाँ से चार्ज फ्लो होके इस पे आएगा, लेकिन चार्ज का फ्लो कब रुकेगा? जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। सो लेट मी अज्यूम कि वहाँ से कुछ चार्ज बहा होगा और फाइनली इसका पोटेंशियल वी हो गया। मान लीजिए यहाँ से आता का पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया, तो दूसरे वाले के क्रॉस भी वी होगा वो, तो बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस बोथ, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नया चार्ज बताइए, तो नया चार्ज कितना होगा इसका? अल्फा बी इंटू सी, ये तो देखिए इसका कैपेसिटेंस है, इंटू बी, ये इसका नया चार्ज हो गया। उसका नया चार्ज कितना होगा? उसका नया चार्ज होगा सी बी, ठीक। तो अगर आप इन दोनों प्लेट्स की बात करो, so there is an exchange between these two plates, यानी उसका चार्ज इस पे आया होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो न्यू चार्ज है उनका सम इन दोनों के पुराने चार्ज के सम के बराबर होना चाहिए। पहले इसका चार्ज कितना था? 0, इसका कितना था? सी वी नोट। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0 प्लस सी वी नोट। ये सारे सी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अल्फा वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी नोट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में मैंने आपको 312 वोल्ट लिखा है, बट अगर ये वी नोट 300 वोल्ट होता ना तो ये और अच्छी कैलकुलेशन होती। हालांकि 312 वोल्ट से भी इसका आंसर जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आएगा जो कि हमको चाहिए। इसमें देखिए अल्फा की वैल्यू शायद 2 दे रखी है, सो दिस विल बी 2v स्क्वायर प्लस v माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब हो गया बच्चों 4 इंटू 2 इंटू 300, राइट। तो 4 इंटू 2 इंटू 300 का मतलब हो गया 8 इंटू 300 यानी कि 2400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। 2401 आपके पास बचा। 2401 का स्क्वायर रूट कितना होता है वो देख लेते हैं एक बार। मेरी मैथ्स थोड़ी सी अब उतनी अच्छी नहीं रही जितनी आईआईटी के टाइम पे थी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो एक बार देखते हैं 49 का स्क्वायर कितना होता है। मुझे शायद लग रहा है 49 का स्क्वायर होना चाहिए
8 44 104 बिल्कुल सही है। ये 49 है। ये 49 में से 1 गया तो 48 बचेगा और 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब फाइनली इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों के अक्रॉस दैट विल बी 12 वोल्ट। मैं इसमें बता दूँ क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में 312 लिख दिया था मैंने ये। तो अगर ये 312 से लोगे ना तो ये 24.24 के आसपास आएगा। तो इवन अगर आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता है तब भी इसका आंसर जो है वो 12 वोल्ट ही आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो मैं इसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ आपको दे देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा इजियर साइड पे था नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज अनदर इज नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पॉइंट आपको दे रखा है, इसकी डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू आपको दे भी रखी है कितना नेगेटिव चार्ज है। सो देर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, वन इज एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिटवीन देम। तो एक पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस पर पोटेंशियल 0 बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस पर पोटेंशियल 0 बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखे कि Q1 divided by d minus 4. I am assuming that the total distance is d. नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखे, उसको इधर ले जाके लिख देते हैं कि Q2 divided by 4, that is equation number 1. इस वाले चार्ज पे पोटेंशियल लिखते हैं कि Q1 divided by d plus 7 इस वाले पॉइंट पे is equal to k Q2 divided by 7, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप दोनों में डिवाइड करोगे आपके पास एक फिर से इक्वेशन इस तरह का सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, d plus 7 डिवाइड बाई d minus 4 इज इक्वल टू 7/4। जरा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4d प्लस 28 इज इक्वल टू 7d माइनस 28। इसका मतलब d की वैल्यू आती है आपकी 56/3, राइट। डी की वैल्यू आ जाती है 56/3। बट आपको तो Q1 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरे को Q1 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेता हूँ। आई कैन राइट Q1 इज इक्वल टू Q2 इंटू d माइनस 4 डिवाइड बाय 4। ये जो d की वैल्यू आपने निकाली ना वो इसमें भर दो। जैसे आप सॉल्व करोगे ये 44 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो 44 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक आई टू चेक कौन सा वाला क्वेश्चन था। हाँ, आई थिंक EMI वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन EMI वाला था। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था वो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला था। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाले दो क्वेश्चन क्लैपनर के थे। मैं सबसे पहले EMI वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। लेट मी चेक द डेटा, आई डोंट रिमेम्बर द डेटा। तो EMI वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। Two long straight wires of telephone circuit inside a house are coplanar with a run parallel to a third long wire, straight wire, that carries a current I is equal to I naught sin omega t. The wires are at a distance d1 d2 from the conductor. The conductor induces a noise in the telephonic circuit. What is the RMS voltage per unit length? याद रखिएगा, it is per unit length. तो कैलकुलेशन के टाइम आपको टोटल EMF नहीं चाहिए, पर यूनिट लेंथ वाला चाहिए। तो पहले तो हम थोड़ा सा स्कीमेटिक बना के देखते हैं कि चाहता क्या है एग्जामिनर। You have a telephonic wire which is going like this and coming like this, okay? और यहाँ पर एक कोई वायर है जिसमें कोई करंट बह रहा है। That current is a function of time. This gap is d and this gap is 2d. So first of all, let me write down the flux of this loop.
यहाँ से आते की लेंथ में 1 मीटर ले लेता हूँ, क्योंकि यूनिट लेंथ में चाहिए अपने को। उसका मैं फ्लक्स लिख लेता हूँ। कैसे लिखूँ फ्लक्स? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर लिखें आप, यू कंसिडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस x एंड विड्थ dx, flux through that strip will be equal to 1 dx, which is area, length into width, into magnetic field, which is mu naught I as a function of time divided by 2 pi x. You integrate it from d to 2d. You will get flux per unit length. So it will be mu naught I as a function of time divided by 2 pi ln2. देखो बच्चों, ये है फ्लक्स। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे मिलेगा, सो म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई ln2। डिफरेंशिएशन ऑफ आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विल बी आई नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। You want to calculate RMS voltage, okay? So ERMS voltage per unit length will be mu naught upon 2 pi ln2 into I naught omega divided by root 2, because RMS value of cos omega t is 1 by root 2। ठीक है, जो डेटा आपको दे रखे हैं उनको इसमें पुट करिए। आपको I naught की वैल्यू दे रखी है 2 root 2 by ln2, तो I naught is 2 root 2 by ln2। तो इसका मतलब I naught जब आप यहाँ रखेंगे तो 2 root 2 भी कट जाएगा, ln2 भी कट जाएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको 50, सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट्स। So the ERMS will be equal to 20 volt per meter, because we are supposed to calculate induced EMF per unit length। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, वो है रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है, मैंने उसमें बोला भी था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंटीजर्स के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब एक बार देखिएगा कि नंबर इसका जस्ट नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। आई रीड आउट द क्वेश्चन। इन अ स्लो रिएक्शन हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड एट अ रेट 10 milliwatt in a liquid if the heat were being generated by the decay of 32 phosphorus, a radioactive isotope of phosphorus that has a half-life of 14 days and emits only beta particle with a mean energy. So every beta particle is having this energy. Okay, if number of beta particle per second, which is called activity, so activity का मतलब होता है number of beta particles emitted per second into एक beta particle की energy इतनी है। ठीक है, this should be equal to 10 into 10 to the power minus 3 joules per second। अब आप जानते हैं एक्टिविटी का मतलब होता है lambda into n, which is ln2 divided by t half 14 into 60 into 60 मल्टीप्लाई बाय एन स्टार। एन स्टार का मतलब हो गया एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किलो को लिख देना 10 to the power 3, इलेक्ट्रॉन को लिख देना 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल्स। आपको एन स्टार की वैल्यू चाहिए। एन स्टार की वैल्यू आप निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 154 into 10 to the power 15 आएगी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 10 milliwatt पावर हम प्रोड्यूस कर रहे हो कहाँ से ला रहे हैं। सो ईच एंड एवरी ईच रिएक्शन इज गिविंग दिस मच एनर्जी एंड दिस इज नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड, जिसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा, एक्टिविटी होता है लैम्डा इंटू एन स्टार। एन स्टार मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा, इसमें खास तौर पे एग्जामिनर ने ln2 की वैल्यू 0.7 दे रखी है। अगर आप 0.7 यूज करोगे तो ज़्यादा क्लोज आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का। एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का भी मैंने दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन था। यस, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक बार आप रिलेट करेंगे, शायद इसके जस्ट अगला वाला होगा। फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, आई थिंक ये क्वेश्चन उसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन था। 3 balls of equal mass m are connected by light insulating inextensible threads of length L each and kept on a level smooth non-conducting ground. The balls A and B are given charges Q each
the strings are taut, the string connecting end B suddenly snap. What is the maximum speed of C during the resulting motion? तो उस वीडियो में आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन भी है, फिर मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। हमारे पास 3 चार्जेस हैं और उन तीनों चार्जेस को एक स्ट्रिंग कनेक्ट करती है, मतलब 3 स्ट्रिंग कनेक्ट करती है। सडनली ये वाली स्ट्रिंग काट दी जाती है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये वाली स्ट्रिंग काट दी जाती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका नाम सी है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। जब आप स्ट्रिंग काटते हो तो ऑब्वियसली ये दूर भागेंगे, यानी थोड़ी देर बाद ये यहाँ होंगे, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ होंगे। बट जब ये हॉरिजॉन्टल तीनों एक ही लाइन में हो जाएंगे तो ये दोनों बॉडीज कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी u। बट सिंस लीनियर मोमेंटम दिस सिस्टम वाज कंजर्व्ड, तो if each of them acquires u, the middle one will acquire 2u. So I can write the initial potential energy of the system is 3 times kq square divided by a, where a is the length of the string, and the final potential energy of the system is, पहले इन दोनों की लिखते हैं फिर इन दोनों की लिखते हैं, 2 times kq square divided by a प्लस अब इन दोनों की लिखते हैं kq square divided by 2a. So the difference, अगर आप देखें डिफरेंस जो आता है तो वो आएगा दिस माइनस दिस। आप देख पा रहे हैं 3 kq square by a या 2 kq square by a प्लस समथिंग है, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा u की वैल्यू आएगी kq square divided by 2a। ये कहाँ जा रही है सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर। 2 की स्पीड u है, एक की स्पीड जो है ना वो 2u है, तो हाफ m इंटू यू स्क्वायर यानी कि 4u स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। इफ u इज 1 मीटर पर सेकेंड देन द मिडल वन इज मूविंग विद डबल ऑफ दैट, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैलेंजिंग प्रॉब्लम था। अब लास्ट की 2 प्रॉब्लम्स है जो कि क्लैपनर से हैं और चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 31 एंड 32। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम्स याद दिला देता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में कोन दे रखा है, 31 एंड 32 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। यदि आप भूल गए हो तो एक बार पिछले वाले वीडियो को वापस देखें, उसमें देखें प्रॉब्लम क्या थी। तो देयर वाज ए कोन, उस कोन में एक ग्रूव बना हुआ था और ग्रूव में एक छोटा सा मास यहाँ पे छोड़ा हुआ था। कोन वाज रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोन इज I naught, so I can write initial angular momentum which is I naught omega naught. Because mass was very close to the axis, so its moment of inertia is negligible. जब ये मास यहाँ पहुँच जाएगा एकदम नीचे, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूँ I naught प्लस mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। उसमें पहला पार्ट यही था, फाइंड आउट ओमेगा न्यू, सो इट इज I naught ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय I naught प्लस mr स्क्वायर। दिस इज वन क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था कि बताओ इसकी रिलेटिव टू कोन स्पीड कितनी है। इसके बाद 2 स्पीड है, क्योंकि बॉडी घूम रही होगी तो ये बॉडी उसके साथ घूम रही होगी, लेकिन रिलेटिव टू कोन स्पीड पूछी है। आई कैन राइट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज शुरुआत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो छोटा है, बाद में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बड़ा है। तो शुरुआत में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा है, बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो भी इसको मिलेगा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो भी इसको मिलेगा। सो दिस इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोथ ऑफ देम विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोन। यानी कि सेकंड पार्ट में आपको ये वाली स्पीड चाहिए। कई बार एग्जामिनर आपसे नेट स्पीड पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उस केस में आपको ये वाली स्पीड जो कि कोन के रिलेटिव है, उसके अलावा कोन ऐसे घूम रहा है तो वो एक घूमने की वजह से एक स्पीड और आएगी विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट विल बी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर नेट पूछा जाए तो बता सकते हो आप। तो ये था आपका कौन वाला क्वेश्चन, यानी कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 31। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 32।
ये SHM का प्रॉब्लम है और इसको भी कई तरीक़ों से किया जा सकता है, क्योंकि SHM को सॉल्व करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक या दो सिंपल तरीक़ों से इसको बताता हूँ। सो दिस इज अ शैलो डिश। इसमें बोल रखा है इन मार्बल ऑफ रेडियस b रोल्स बैक एंड फोर्थ इन अ शैलो डिश ऑफ रेडियस r। तो ये एक मार्बल है, इसकी रेडियस जो है वो b दे रखी है आपको और इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R। Let me assume at any moment when marble is shifted by an angle theta like this, I can write r minus b into theta। देखना ध्यान से, ये जो r की लेंथ है इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आता है क्या, विच इज r minus b into theta, क्योंकि ये रोल करके जा रहा है। तो जब कोई चीज़ रोल होती है तो अपने एक्सिस के अबाउट मान लीजिए 5 घूम गया, I can also write this distance is equal to b5 when it is rotating about its own axis। okay, ये वाला रोटेशन जो है इसमें फाई एंगल घूमा, जब फाई एंगल घूमता है तो सेंटर ऑफ मास r5 आगे बढ़ता है, where r is the radius of marble जो कि अपने को b दे रखा है। तो if b is the radius, इसका मतलब यहाँ से अंतर का जो गैप है उसको मैं b5 भी लिख सकता हूँ और उसको मैं ऊपर से लिखूंगा, तो यहाँ से आता है कि जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है r माइनस बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक mg साइन थीटा, क्योंकि mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट देखूँ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा, यहाँ पर लग रहा होगा फ्रिक्शन, यहाँ से नॉर्मल भी लग रहा होगा। नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूँ। I like this particular method more than any other method because it will save your time. So you can directly write down torque of mg sin theta. So torque of mg sin theta is mg sin theta into b. This should be equal to 7 by 5 mb square multiplied by phi dot, phi double dot। जहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट जो एंगल है वो फाई घुमा है, उसके अबाउट जो एंगल घुमा है वो थीटा घुमा है। mg का जो कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा आएगा, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट तो दैट विल बी phi double dot। phi double dot is the angular acceleration about center of mass because it is a rigid body, तो i और r के अबाउट जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी phi double dot होगा। ओके, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो आई कैन राइट g थीटा b, b से b कैंसिल कर देता हूँ, इंटू 5/7 इंटू डिवाइड बाई b इज इक्वल टू phi double dot। अब आपको अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि SHM है और माइनस क्यों नहीं आ रहा, इन लोगों ने पढ़ा होता है phi double dot is proportional to -5, तो दिस इज ऑलरेडी रीस्टोरिंग टॉर्क। मैंने जो टॉर्क की इक्वेशन लिखी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखी है, यानी कि ये मीन पोजीशन की तरफ टॉर्क है, तो माइनस साइन इसके अंदर ऑलरेडी है रीस्टोरिंग की वजह से, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आई जस्ट वांट टू रिमूव थीटा, सो आई कैन राइट g into 5/7, ओके, और थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ b5 लिखूंगा तो b कट जाएगा, डिवाइड बाय r माइनस b इंटू 5 इज इक्वल टू phi double dot। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 5g डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स r माइनस b। ये इसका ज़्यादा अच्छा आंसर है, लेकिन क्लैपनर ने बोल रखा है कि r को बहुत ज़्यादा बड़ा मान लो b से, so if you neglect it you will get the same answer which is given by Klapman। so these are some good problems for you, और ये आने वाला जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, इस टाइम पर आपको अपनी कमजोरियों को निकालना है। हो सकता है कि मैंने 10 प्रॉब्लम दी हो आपको सारी आ गई हो, ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका मेथड हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, मेरा अलग हो सकता है कि आपको इनमें से आधी प्रॉब्लम नहीं आई हो, तो इसका मतलब ये कि वो आधे कॉन्सेप्ट अपने छूटे हुए थे। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा एंड बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स मैं कुछ और प्रॉब्लम्स डालूंगा और कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। अपने आप के अंदर फायर बना के रखिए,
कॉन्फिडेंट रहिए और ये मान के चलिए कि आपका IIT JEE एडवांस में सिलेक्शन ज़रूर होगा। बरसों पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक मोटिवेशन क्लास में, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक बच्चे ने याद दिलाया। IITians जो होते हैं वो होते हैं, बस बनाए नहीं जाते। तो कोई किसी को IITian नहीं बना सकता, कोई किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, कोई किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता जब तक उसके अंदर खुद के अंदर फायर ना हो। सो कीप अ फायर इनसाइड यू एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। गुड लक।